नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एनिमे की जिसका नाम सुनते ही हॉरर और डार्क एनिमे के फैंस थर थर कांप जाते हैं। ये है मिडोरी शोजो सुबाकी, 1992 की जापानी एनिमेटेड फिल्म जिसे दुनिया का सबसे डिस्टर्बिंग, कंट्रोवर्शियल और बैंड एनिमे में से एक माना जाता है। ये वीडियो बेहद भारी, ग्राफिक और साइकोलॉजिकली डिस्टर्बिंग कंटेंट पर आधारित है। इसमें चाइल्ड अब्यूज, सेक्सुअल वायलेंस, गोर, बॉडी हॉरर, एनिमल क्रूरता और मानसिक टॉर्चर जैसे टॉपिक्स हैं। अगर आप सेंसिटिव हैं, 18 साल से कम उम्र के हैं या ऐसे कंटेंट से परेशान होते हैं तो कृपया अभी वीडियो बंद कर दें। मिदोरी लगभग 12 साल की कैमेलिया गर्ल 1920 से 1930 के दशक के टोक्यो की सड़कों पर कैमेलिया के फूल बेचकर अपनी बिस्तर पर पड़ी बीमार मां का गुजारा करती है। उसके पिता उन्हें छोड़कर चले गए थे। उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी आदमी से होती है जिसने बॉलर टोपी पहनी है, मिस्टर अराशी, जो उसे मदद की पेशकश करता है। अगर तुम कभी मुसीबत में पड़ो तो इस पते पर आ जाना। मिदोरी घर लौटती है तो देखती है कि उसकी मां बिस्तर पर मृत पड़ी है और चूहों ने उसे आंशिक रूप से खा लिया है। चूहों द्वारा आंखों, मांस आदि को कुतरने के बहुत ही ग्राफिक क्लोजअप दिखाए गए हैं। मिदोरी निराशा में चीख पड़ती है। अब अनाथ हो चुकी मिदोरी, जिसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, मिस्टर अराशी के पते की ओर चल पड़ती है। मिस्टर अराशी का घर है रेड कैट सर्कस, एक घूमता फिरता फ्रीक शो जिसमें विकृत और डरावने कलाकार हैं। मिदोरी को तुरंत ही नौकरानी के काम में लगा दिया जाता है, सफाई करना, खाना परोसना आदि। कलाकार जो शारीरिक रूप से विकृत होने के साथ साथ नैतिक रूप से भी भ्रष्ट हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। वे उसे परेशान करते हैं, उसकी स्कर्ट के नीचे झांकते हैं और उसे पीटते हैं। इसके बाद ग्राफिक यौन हमले और सामूहिक बलात्कार के दृश्य आते हैं। सीमित हलचल वाले स्थिर फ्रेम बहुत ही स्पष्ट। परिचय कराए गए विशिष्ट पात्र: बेनी एत्सु, सांप औरत, पर पीड़क, दूसरों को तकलीफ देकर खुश होने वाली, मुचिस्ते, बिना बाहों वाला, कुष्ठ रोग से पीड़ित मम्मी जैसा पात्र, अकाजा, तलवार निगलने वाला स्लैश मानव पंप, कनाबुन, पुरुष स्त्री का वेश धारण करने वाला स्लैश उभयलिंगी आकृति। मिदोरी को यौन दासी और नौकरानी की तरह रखा जाता है। वो भागने का सपना देखती है लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं है। वो हताश हो जाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन पकड़ी जाती है और उसे दंडित किया जाता है। मिदोरी को कुछ आवारा पिल्ले मिलते हैं और वो चुपके से उनकी देखभाल करती है। अपना थोड़ा सा भोजन उनके साथ बांटती है और कुछ पल के लिए आनंद पाती है। ईर्ष्या के कारण कनाबुन को इसका पता चल जाता है। जब मिदोरी दूर होती है, कनाबुन बेरहमी से पिल्लों को मार डालता है, भयानक तरीके से कुचलकर, कत्ल करके, और उन्हें पकाकर स्टू बना देता है। मंडली उसे मिदोरी को खिलाती है और सच्चाई बताती है। जब वो उल्टी करती है और रोती है तो वे हंसते हैं। इससे वो और भी टूट जाती है। इसके बाद और भी अत्याचार होते हैं: नाग स्त्री द्वारा बलात्कार, कनाबुन पर हमले का संकेत, शारीरिक भयावहता, कान में इल्ली जैसी दिखने वाली दृश्य और मानसिक यातना। तुम कभी इंसान के रूप में खुशी नहीं जान पाओगे। सर्कस आर्थिक रूप से घाटे में चल रहा है। श्री अराशी वंडर मासामित्सु, टोक्यो का एक बौना जादूगर जो पश्चिमी जादू में माहिर है, को काम पर रखते हैं। वो असली जादू कर सकता है, जैसे अपने पूरे शरीर को एक छोटी बोतल में समेट लेना। मासामित्सु को तुरंत मिदोरी पसंद आ जाती है। वो उसे अपनी सहायक और प्रेमिका बना लेता है। वो जादू का इस्तेमाल करके उसे दूसरों से बचाता है। उनका रिश्ता तेजी से और परेशान करने वाले ढंग से विकसित होता है। चुंबन, फूलों के खेतों में रोमांस, शादी की बातें। मिदोरी उसे मुक्तिदाता के रूप में देखती है। स्टॉकहोम सिंड्रोम के तत्व। वे साथ में प्रदर्शन करते हैं। उसके शो लोकप्रिय हो जाते हैं। मासामित्सु की सफलता और मिदोरी पर उसके अधिकार को देखकर अन्य कलाकार ईर्ष्या करने लगते हैं। वे मौका मिलते ही मिदोरी को प्रताड़ित करना जारी रखते हैं। मासामित्सु खुद भी नियंत्रणकारी और हिंसक बन जाता है। वो जादू, दलदल का भ्रम या इसी तरह का कोई और तरीके का इस्तेमाल करके एक प्रतिद्वंदी कलाकार मुचिसुते की हत्या कर देता है। एक फिल्म निर्माता मिदोरी को अभिनय और बेहतर जीवन का अवसर प्रदान करता है।
मासामित्सु कार्ड फाड़ देता है, मिदोरी को बेरहमी से पीटता है आईने के सामने और उसे एक कांच की बोतल में कैद कर देता है। मिदोरी उसका ये क्रूर रूप देखती है, लेकिन निर्भरता के कारण उसके साथ ही रहती है। एक परफॉर्मेंस के दौरान मासामित्सु अपने गुस्से / शक्ति पर से नियंत्रण खो देता है। वो जादू का इस्तेमाल करके पूरी ऑडियंस को भयानक रूप से विकृत कर देता है। पुलिस द्वारा शो बंद करवा दिया जाता है। मिस्टर अराशी पैसे लेकर भाग जाता है और अपनी मंडली को छोड़ देता है। मासामित्सु मिदोरी से माफी मांगता है। वे दोनों साथ मिलकर वहां से चले जाने का फैसला करते हैं। हैरानी की बात यह है कि विदा होते समय मंडली के बाकी सदस्य अब दोस्ताना व्यवहार करते हैं, या कम से कम ऐसा ही दिखाते हैं। मिदोरी तो यहां तक कहती है कि वो उनसे दोबारा मिलने की उम्मीद करती है, जो उसके ट्रॉमा बॉन्डिंग को उजागर करता है। वे चेरी के फूलों के पेड़ों के नीचे से गुजरते हैं, जो नश्वरता का प्रतीक है। मासामित्सु मिदोरी को एक बस स्टॉप पर छोड़कर खाना लेने चला जाता है। वापस आते समय एक चोर / लुटेरा चाकू मारकर उसकी हत्या कर देता है। मिदोरी बेसब्री से उसका इंतजार करती है और फिर उसे ढूंढने निकल पड़ती है। उसे मतिभ्रम होने लगता है, जिसमें उसे पूरी सर्कस मंडली मासामित्सु सहित उस पर हंसती और उसका मजाक उड़ाती हुई दिखाई देती है। साथ ही उसे अपने माता पिता के भी दर्शन होते हैं। मानसिक रूप से टूटकर वो एक छड़ी से उन मति भ्रमों पर हमला करती है, जब तक कि वे चेरी / कमेलिया के फूलों में बदल नहीं जाते। मिडोरी एक सफेद शून्य जैसे समतल मैदान पर बिल्कुल अकेली रह जाती है और निराशा में रोती है। फिल्म का अंत और भी विचलित कर देने वाले प्रतीकात्मक दृश्यों और कथन के साथ होता है।